हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो जून में परीक्षा होनी है, और जो बीपीएससी में स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए व्याकरण की वीडियो बड़ी उपयोगी है। तो यदि आप नए हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अपने मित्रों में इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। कह रहा है श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो आपको ये बताना है कि बाहर जो है किस प्रकार का शब्द है। संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या क्रिया विशेषण है। तो आपको ये बताना है कि बाहर जो शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है। तो आपको बाहर वाले शब्द के बारे में बताना है कि बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो देखो बच्चों, बाहर जो शब्द है इसमें वो अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय है। तो पहले का सी हो जाएगा सही। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। कर इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। कह रहा है इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। हाथी, यहाँ, इधर और उधर। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है विकारी है। शब्द दो तरह के हैं, विकार के आधार पर, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन संभव हो, और अविकारी जिसमें परिवर्तन संभव नहीं हो, लिंग वचन और कारक के आधार पर। तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो विकारी है। तो देखो बच्चों, इसमें विकारी शब्द ए हो जाएगा। हाथी जो है वो विकारी है क्योंकि हाथी का स्त्रीलिंग बन जाएगा। यहाँ, इधर, उधर ये विकारी शब्द नहीं है। चलिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। कह रहा है सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। सौंदर्य है, सौंदर्यता है, सुंदरी है या सौंदर्याकरण है। तो आपको सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। सुंदर शब्द एक विशेषण शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो सुंदरी हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे का। चलिए चौथा क्या कह रहे हैं। कह रहा है कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। अपभ्रंश मतलब उससे बिगड़ी हुई है, संस्कृत से विकृत होकर के कौन सी भाषा बनी है। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी और पाली। तो आपको बताना है कि कौन सी इसकी अपभ्रंश है। तो देखो बच्चों, संस्कृत की जो अपभ्रंश है वो पाली है। संस्कृत का अपभ्रंश क्या है? पाली है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पांचवा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है। तो आपको इसमें से एक शब्द ऐसा है जिसके बारे में बताना है जो संधि भी हो जाए और समास भी हो जाए। महाजन, नीलकंठ, पंचानन, विद्याधन। तो आपको बताना है कि कौन में संधि भी होगी और समास भी होगा। तो देखो बच्चों, महाजन में नहीं हो सकता, नीलकंठ में भी नहीं होगा, लेकिन पंचानन में संधि भी हो जाएगी और समास भी हो जाएगा। पंच आनन, संधि भी और समास भी हो जाएगा। तो उस ऑप्शन सी सही होगा पांचवें का। चलिए छठवें में क्या कह रहा है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। आपको ये बताना है कि मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा। मनुष्य बनेगा, मानवीकरण बनेगा, मानवता बनेगा या मानवीय बनेगा। तो मानव शब्द से विशेषण जो निर्मित होगा वो आपको बताना है। तो देखो बच्चों, मानव से जो विशेषण बनता है वो मानवीय बनता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा छह का। चलिए सातवां देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है। पूछ रहा है कि घ का उच्चारण स्थान क्या है। मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंत है। आपको उच्चारण स्थान बताना है। तो देखो बच्चों, घ जो है वो क वर्ग के अंतर्गत आता है। क, ख, ग, घ, ङ आता है। तो क वर्ग के सभी जो वर्ण होते हैं उनके उच्चारण कंठ होता है। इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा सातवें का। चलो आठवें में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। कह रहा है कि परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। इस वाक्य में परिश्रम न करने वाले क्या है। तो आपको ये बताना है कि इस वाक्य में जो परिश्रम न करने वाला सेंटेंस लिखा हुआ है ये क्या है। अव्यय है, उपवाक्य है, पदबंध है या सामासिक पद है। ये उपवाक्य है, अपवाक्य लिखा गया है, ये उपवाक्य है। तो आपको बताना है कि इसमें से आठवें का उत्तर जो है वो क्या होगा। तो देखो बच्चों, आठवां जो है ये इसमें पदबंध है। क्या है? पदबंध हो जाएगा। तो आठवें का सी हो जाएगा। चलिए नवा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए गुजराती, बी उड़िया, सी मराठी और डी सिंधी। तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा जो है गुजराती देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देखो बच्चों, गुजराती जो है वो एक तरह से उनकी अपनी लिपि है और देवनागरी कह सकते हैं। उड़िया उड़िया में लिखी जाती है, और मराठी जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। इसमें लिखी जाती है मराठी देवनागरी में लिखी जाती है। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत और नेपाली ये भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए दसवां पूछ रहा है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। आपको ये बताना है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है।
ए 30, बी 29, सी 33 और डी 34। तो आपको बताना है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो देखो बच्चों, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। कितनी होती है? 33। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 10वें का। चलिए 11 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा है। आपको 11 में जातिवाचक संज्ञा बतानी है। लड़का, सेना, श्याम और दुख। ये बताना है कि इसमें से कौन सी संज्ञा जो है वो जातिवाचक है। लड़का है, सेना है, श्याम और दुख। तो देखो बच्चों, इसमें लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे लड़कों की जाति का बोध हो रहा है, किसी के नाम का बोध नहीं हो रहा है। चलिए अगला, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? ए 50, बी 51, सी 52 और डी 53। तो आपको बताना है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो बच्चों देखो, हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? अब तक आपको आ गया होगा, 52 होती है। कितनी होती है? 52। तो 12 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 13 में क्या कह रहा है? कह रहा है कर्मनासा की हार कहानी किसकी है? कह रहा है कि कर्मनासा की हार कहानी किसकी है? ए जैनेन्द्र, बी रामविलास शर्मा, सी शिव प्रसाद सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कर्मनासा की हार कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखो बच्चों, कर्मनासा की हार जो कहानी है वो शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 14 में कह रहा है कि राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा क्या है? कह रहा है कि राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा ये क्या है? तो आपको बताना है कि मैं पढ़ूंगा क्या है। पदबंध है, उपवाक्य है, अव्यय है या समासिक पद है, आपको ये बताना है। तो देखो बच्चों, मैं पढ़ूंगा ये जो है इसमें क्या है? वो उपवाक्य है। क्या है? उपवाक्य है। और उपवाक्य कुल 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बरगद के पेड़ की घनी छांव में हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास हुआ। ये रेखांकित पद में पदबंध बताइए। कह रहा है कि बरगद के पेड़ की घनी छांव में हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास हुआ। रेखांकित पद में पदबंध बताइए। ए क्रिया पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, डी सी विशेषण पदबंध और डी संज्ञा पदबंध। तो आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार के पदबंध का प्रयोग हुआ है 15 वाले में। तो देखो बच्चों, 15 में विशेषण पदबंध का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में अशुद्धि है। गत माह, गत मतलब बीता हुआ, तो बीते हुए मन कैसे जाएंगे? तो ए लिंग संबंधी, बी वचन संबंधी, सी काल संबंधी और डी सर्वनाम संबंधी। तो आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। तो देखो बच्चों, इसमें जो है वो काल संबंधी अशुद्धि है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। चलिए 17 में क्या है कि सीता को गाना चाहिए। इस यह वाक्य है, सीता को गाना चाहिए, यह वाक्य है विधि सूचक, निषेध सूचक, आज्ञा सूचक या विनम्रता सूचक। तो आपको बताना है कि यह वाक्य किस प्रकार का है। तो देखो बच्चों, यह वाक्य जो है वो विधि सूचक वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य हो जाएगा? विधि सूचक वाक्य हो जाएगा। ऐसे वाक्य जो सामान्यतः क्रिया के होने का बोध कराते हैं उसको हम विधि सूचक या विधान सूचक वाक्य भी कहते हैं। तो 17 का ये सही हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहे हैं? कह रहा है पुष्पधर्मा में समास बताइए आप। आपको ये बताना है कि पुष्पधनवा जो शब्द है इसमें किस तरह का समास होगा। कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपको पुष्पधनवा में समास बताना है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, पुष्पधनवा जो शब्द है इसमें समास जो है ऑप्शन में कोई नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पुष्पधनवा बच्चों देखो इसमें बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है ना, है? क्योंकि यह जो है कामदेव का प्रवचित शब्द है तो बहुब्रीहि समास होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर होगा? इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पधनवा में बहुब्रीहि समास होता है। चलिए 19 में कह रहे हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विक्षेषंत सरोज सब हर्षे लोचन श्रृंग में अलंकार बताना है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? ए प्रतीप, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा और डी व्यतिरेक अलंकार। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। प्रतीप होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या व्यतिरेक होगा। तो देखो बच्चों, 19 का जो उत्तर हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। रूपक का मतलब होता है कि जहां उपमान और उपमेय का अभेद आरोप होता है वहां रूपक हो जाता है। चलिए 20 में कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। पूरब और उत्तर के बीच का जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय, ईशान, वायव्य या नैऋत्य। आपको बताना है कि क्या कहते हैं इसमें से। तो देखो बच्चों, पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान कहा जाता है। बी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। चलिए 21 में क्या करें? कह रहा है पक्षी का प्रवची है। आपको पक्षी का क्या बताना है?
पक्षी का प्रवाची बताना है कि पक्षी का प्रवाची क्या है। भूधर, मीन, बृंद या विहंग। आपको बताना है कि पक्षी का प्रवाची क्या होता है। देखो बच्चों, पक्षी का प्रवाची जो होता है वो होता है क्या, विहंग होता है। आप परिंदा कह सकते हैं, चिड़िया कह सकते हैं, पखेरु कह सकते हैं, गगनचर कह सकते हैं, नभचर कह सकते हैं, खेचर कह सकते हैं, अंडज कह सकते हैं। तो कई सारे इसके प्रवाची होते हैं। और भूधर जो है, अगर कहेंगे तो भूधर मतलब पर्वत का प्रवाची है। इसको सैल और पहाड़ भी आप कह सकते हैं। मीन मछली का है। तो 21 का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए 22 में उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताना है। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताना है। ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद और डी भगवान दास। तो आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी किसकी है। तो देखो बच्चों, उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 21 में देखिए क्या कह रहा है, सॉरी 23 में, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है। मतलब इसमें 3 स्त्रीलिंग है और एक शब्द ऐसा है जो पुल्लिंग है। तो आपको बताना कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। आशा, कष्ट, क्षमा और सेना। तो आपको बताना कि कौन सा शब्द जो है इसमें पुल्लिंग है। तो 23 का उत्तर दीजिए। तो देखो बच्चों, 23 का उत्तर जो हो जाएगा वो कष्ट हो जाएगा। कष्ट होता है, ये पुल्लिंग है, बाकी सभी के सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए 24, आधी रात के समय को हिंदी में क्या कहते हैं। आधी रात के समय को हिंदी में क्या कहा जाता है। सरवरी, विभावरी, यामिनी या निशीथ। क्या कहा जाता है बताइए। आधी रात के समय को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो देखो बच्चों, आधी रात के समय को हिंदी में जो है वो निशीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निशीथ कहा जाता है। तो 24 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए 25 में पूछा है कि कौमुदी का प्रवाची शब्द है। आपको बताना है कि कौमुदी का प्रवाची शब्द क्या है। कौमुदी का प्रवाची शब्द आपको बताना है। चंद्रहास, चांदनी, ज्योतिष, ज्योति और रोशनी। तो आपको बताना है कि कौमुदी का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो 25 का उत्तर आपको बताना है कि कौमुदी का प्रवाची क्या होता है। देखो बच्चों, कौमुदी प्रवाची जो है वो चांदनी का होता है। तो 25 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 26 में पूछ रहा है कि अवधि और अविधि का अर्थ क्या है। अवधि और अविधि का अर्थ क्या है। पहला, समय बंधन नहीं, नियत समय। दूसरा, समय की छूट कानून के साथ। तीसरा, नियत समय कानून के विरुद्ध। और डी, अनिश्चित समय कानून के विरुद्ध। देखो बच्चों, अवधि का मतलब होता है कि नियत समय और अविधि का मतलब कानून के विरुद्ध, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 26 का। चलिए 27 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मंदिर और मंदिरा शब्द का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। मंदिर और मंदिरा शब्द का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। ए, घर सवारी, बी, देवालय अश्वशाला, सी, पूजा घर पुजारी और डी, गुफा और बड़ा गुफा। तो मंदिर और मंदिरा का अर्थ बताना है आपको। देखो बच्चों, मंदिर का मतलब दिवालय और मंदिरा मतलब अश्वशाला, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा 27 का। चलिए 28 में देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है। कह रहा है कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना। तो आपको बताना है कि कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, कान देना मुहावरे का अर्थ होता है ध्यान देना, अर्थात उत्तर सी सही हो जाएगा 28 का। चलिए 29 में देखते हैं क्या कह रहे हैं, कह रहा है किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। कह रहा है किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। ए, मोहन खाता है, बी, राधा गीत गाती है, सी, श्याम ने बकरी को घास काट कर खिलाया और डी, नर्स ने दवा दी। तो आपको बताने कि किसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग आपको बताना है कि किसमें हुआ है। तो देखो बच्चों, द्विकर्मक क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है किसमें, सी वाले ऑप्शन में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। चलिए अब आते हैं आज का अंतिम सवाल 30वां। भरत मुनि ने किस रस का वर्णन नहीं किया है। कह रहा है कि भरत मुनि ने किस रस का वर्णन नहीं किया है। शांत, हास्य, रौद्र और वीर। तो देखो बच्चों, भरत मुनि जो है कुल 8 रसों का जिक्र करते हैं अपने नाट्यशास्त्र में, जिसमें उन्होंने शांत रस का जिक्र नहीं किया है, अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।